जो फंक्शन है वो एनालिटिकल है। करने का पर्पस भी क्लियर है कि हमें इसको सिंपल क्लोज कंटूर की फॉर्म में लाना है, बिकॉज मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। अब दे ऑब्जर्व दैट इस पर्टिकुलर एंगल में, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, इस रीजन में और इस रीजन में, क्योंकि ये पार्ट पे तो कुछ है नहीं एग्जिस्ट करता, जनरली करता है वो हमने जानबूझ के कंस्ट्रक्ट किया है। So they were saying कि जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है cannot attain its maximum value on the cut, वो कट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। ये आर्ग्यूमेंट बिना किसी रीज़न के आया है। इसका एक फेयर आइडिया ये हो सकता है कि वी हैव चेंज्ड आवर ग्राफ रीजन का इन सच अ वे कि जहाँ पे अभी तक वैल्यू सारी डिफाइंड थी, अब वो कट करने की वजह से उस पर्टिकुलर रीजन को हम नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, सो दैट हम बाकी रीजन पे फोकस कर सकें। ऐसा बोलने के पीछे उनका अपना एक आर्ग्यूमेंट होगा, विच आई डू बिलीव के ज़्यादा सेंसिबल होगा इससे। द प्रिंसिपल वैल्यू कैनॉट अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द कट, तो कट पे मैक्सिमम वैल्यू वो नहीं देगा, विच मीन्स टू से कि अगर उसने मैक्सिमम वैल्यू देनी है तो वो इस पर्टिकुलर जगह में ही होने वाली है, R2 के लिए समवेयर इस पर्टिकुलर रीजन में होगी। सो द मैक्सिमम मॉडुलस मस्ट बी अटेन्ड ऑन वन ऑफ द बाउंड्री सर्कल्स ऑफ द एनुलस, विच इज़ वेरी श्योर कि हमें पता है मैक्सिमम मॉडुलस के अकॉर्डिंग कि अगर किसी भी क्लोज्ड कंटूर के अंदर फंक्शन एनालिटिकल है तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू, मॉडुलस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कर्व पे मिलती है, अंदर नहीं मिलती। ये वही बात है, ये सारी जो लॉजिक्स हैं वो डायरेक्टली मेंशन तो नहीं कर रहा कि वो मैक्सिमम मॉडुलस चला रहा है, बट ये सेंस उन्हीं से निकलती है। अगर ऐसा है तो दो मैक्सिमम वैल्यू का जिक्र तो क्वेश्चन नहीं किया है, एक m1 का और एक m2 का, बस ये वैल्यूज उन्होंने क्वेश्चन से उठाई है क्योंकि हमने नया डिफाइन किया था, यहाँ पे डाली है उसने, टेकिंग मॉड बोथ साइड। मॉड z जो है वो रेडियस ही है। अब कौन सा रेडियस लेते हैं डिपेंड करता है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी ली गई है। अगर मैक्सिमम वैल्यू m1 लेते हैं तो जब मॉड z होगा तो वो r1 ही होगा, है ना, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो r1 रेडियस का होगा तब। तो मैक्सिमम वैल्यू या तो r1 अल्फा m1 पे मिलेगी या r2, दोनों पे मैक्सिमम होना है, पर इन दोनों में बड़ा कौन होगा, वेल दैट डिपेंड अपॉन के क्वेश्चन किस तरीके का है, यानी कि फंक्शन एग्जैक्ट हो, रेडियस फिक्स हो, तब वो पर्टिकुलर केस बन जाएगा कि इन दोनों में एग्जैक्टली कौन बड़ा है। अभी तो जनरलाइज्ड वे में हम चल रहे हैं। फिर तो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के अंदर कोई एक होगी, ये दोनों आपस में तो मैक्सिमम है ही इंडिविजुअली अपने अपने रेडियसेस पे, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, दैट डिपेंड अपॉन कि क्वेश्चन किस तरीके का स्ट्रक्चर लेता है, दैट्स वाई वो बड़ी है। ठीक है, R2 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता था, तो इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग इन दोनों की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे छोटा ही होगा, क्योंकि हम इन दोनों में से भी बड़ा लेने वाले हैं। सो जस्ट अगर एक फेक असम्पशन ऐसा दिख रहा है कि लेट्स से कि R3 तो रेडियस में बड़ा है तो ये वैल्यू न्यूमेरिकली बड़ी है, M3 लेट्स से थोड़ा सा और बड़ा होगा कैलकुलेटिवली, और ये पूरी वैल्यू न्यूमेरिकली बड़ी आती है इससे, स्टिल वो R2 रेडियस और M2 से बड़ा तो नहीं हो पाएगा, वो छोटा ही रह जाएगा, R2 और M2 जो होंगे वो उससे छोटे ही रह जाएंगे। ये चीज़ इनइक्वलिटी के बेसिस पे बोली जा रही है, लेकिन ये जो अगर फेयर रीजनिंग है वो तब ज़्यादा क्लियर होती है जब कोई जनरल केस ना हो के पर्टिकुलर केस हो। जनरलाइज वे में ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम होना ये क्लियरली वेल डिफाइंड है। हम अब किसी स्पेसिफिक जेड को पुट कर सकते हैं, कंडीशन इज कि वो छोटा ही हो, ताकि एक वो जो पॉसिबिलिटी है कि लेट्स से इनसे कोई बड़ा रेडियस था और कोई यहाँ पे होता तो शायद इनइक्वलिटी इतनी वैलिड ना दिखती। नाउ सिंस अल्फा इज एन आर्बिट्री नंबर, इनिशियली बोला था कि अल्फा को अपनी इच्छा से बनाया जा रहा है, तो जानबूझ के उन्होंने अपनी ऐसी इच्छा दिखाई कि अल्फा को इस तरीके से लेंगे कि इन दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज को इक्वल दिखा देंगे। दे टेक सच अल्फा के R1
रेस्ट टू द पावर अल्फा m1 इज इक्वल टू r3 रेस्ट टू द पावर m अल्फा। ये उनका सेल्फ जो प्रूफ है उसका सेल्फ टेकन आइडिया है, वो ऐसा अल्फा ही लेना चाहता है। रीज़न क्या होगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर डिमांड है उस एक्सप्रेशन की जो बनाना है हमें इस क्वेश्चन के लिए, इस थ्योरम के लिए, मे बी उसकी वजह से ये डिमांड आई हो, वरना ऐसे जनरल पुट कर देना किसी आर्बिट्री वैल्यू को कि वो ऐसा एक्सप्रेशन दे, नेसेसरी नहीं है, बट वो डिमांड है, दैट्स वाई। अगर ऐसा है तो दोनों पार्ट इक्वल हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हर चीज़ डिफाइंड हो रही है। देखो क्वेश्चन के अंदर अब जो है लॉग चाहिए, तो बस लॉग लेके आ रहे हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टीज से ही अलग हो सकता है, जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, एंड देन प्रोडक्ट है तो फिर वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। R3 और R1 एक साथ रहने चाहिए, क्योंकि रिमेंबर R3 अपॉन R1 लॉग में पावर m2 के ऊपर रखा हुआ है, तो कुछ एक्सप्रेशन, उसी एक्सप्रेशन को आइडिया बनाते हुए ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो ये पर्टिकुलरली बनना ऐसा चाहिए, R1 अपॉन R3, तो उसको रिमूव करने के लिए माइनस कॉमन लिया एंड देन फिर R3 अपॉन R1 बना दिया। इधर M3 अपॉन M1 अल्फा आ चुका है। इस पार्ट को नोट करके रखो कि काम आएगा बाद में। अब एक दूसरा पार्ट देखो, R2 रेज़ टू द पावर अल्फा M2 इज लेसर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टू थिंग्स। दोनों एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वी चूज अल्फा इन सर्टन वे कि वो दोनों इक्वल हैं, तो मैं या तो अब ये लिखूं ग्रेटर के जगह पे, या फिर ये लिखूं इट वॉन्ट मेक नो डिफरेंस, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। उस एक्सप्रेशन को आइडियलाइज करते हुए R1 रेज़ टू द पावर अल्फा M1 को लिखा गया है। यहाँ पे R3 लिख सकते थे, यस, लेकिन बस फॉर्मूला बनाने की बात है। ऐसा लिखने के बाद इनइक्वलिटी आ चुकी है। अब जो हो रहा है वो बस अर्थमेटिक है, उस एक्सप्रेशन को आइडियलाइज करते हुए सब चल रहा है। R1 अपॉन R2 चाहिए क्या? R2 अपॉन R1 चाहिए, R3 अपॉन R1, R3 अपॉन R2, बस उसी को आइडियलाइज करते हुए चल रहे हैं। जहाँ पे भी R मिलेगा उसको अपॉन में ही रखेंगे। सो M2 का दरी R2 को डिवाइड में, ये वाला पार्ट क्लियर है। ये देखो R2 अपॉन R1 चाहिए, दैट्स वाई उसे रेसिप्रोकल किया। ये सब हमारे स्टेटमेंट का ऊपर याद रखोगे तो प्रूफ करते हुए और ज़्यादा इजीनेस आएगी ना। अब इसके अंदर कुछ लॉग की बात अपने आप नहीं आ रही, तो कहाँ से लाएं? एक्सप्रेशन में तो चाहिए, तो सेल्फ इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। टेकिंग M2 के ऊपर कौन बैठा था? लॉग R बाय R3 बाय R1, तो उन्होंने अपनी मर्जी से टेकिंग लॉग R3 बाय R1 इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बस इतना ही। अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेटेड है, पुट कर दो। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, डिवाइड में कैंसिल आउट, ये बच गया। अच्छा, ये इक्वालिटी इसके साथ इक्वल नहीं है, ये इनइक्वलिटी ही है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इसके लिए यही है, इसलिए वो इक्वालिटी इस एक्सप्रेशन के लिए, कि इस एक्सप्रेशन की जगह पे इक्वल्स टू ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे इक्वल्स टू ये, तो वो इन सब के लिए। वैसे ये इनइक्वलिटी के अंदर ही चल रहा है। अच्छा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये लॉग की प्रॉपर्टी है, a टू द पावर लॉग b इज इक्वल टू b लॉग a, है ना। वी आर डूइंग MSc, दे एक्सपेक्ट दैट वी नो। ओके,
log r by r3 एज इट इज़। ठीक है, अब m1 को इज इक्वल टू के, अच्छा मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे लिख सकते हैं, बेस सेम पावर माइनस, स्टैंडर्ड मैथ्स। लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग इन माइनस देन दे गेट डिवाइडेड, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब अर्थमेटिक है, एंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। व्हाट टू रिमेंबर इन दिस, कि पूरा कॉन्सेप्ट रन करता है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के कोर आइडियाज़ पे। रिंग जैसी शेप वाले पार्ट को ब्रेक करके एक क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर कन्वर्ट करना, मैक्सिमम वैल्यूज़ को लिखना कि वो रेडियसेस पे, यानी कि जो सर्कल्स हैं उन पे लाई करेगी, अंदर नहीं। उसके बाद ये एक्सप्रेशन लेके आना विच इज़ कम, ये सब कुछ बातें मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से ही आती हैं, बस उनका जिक्र एक बार आएगा, आप मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल वी शुड अटेन वन ऑफ द बाउंड्री सर्कल ऑफ द एनर्स, ये सब लिख सकते हैं। बट एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसका क्रक्स यहाँ से निकलता है। जो भी एक्सप्रेशन बिल्ट होगा वो इसी आइडिया पे बिल्ट होगा, दैट्स वाई जो फंक्शन है उसको चेंज किया गया। m2 के लिए एक्सप्रेशन जब आ चुका था, फिर इंट्रोड्यूस किया गया log r3 by r1, तो ये सब कुछ इसको बेस बनाते हुए चलना, एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू। दैट्स ऑल, सी या।